नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात सियासी अखाड़े में ऐलाने जंग की। अगले 1 घंटे तक हम सियासत के अलग अलग मोर्चों पर छिड़ी आर पार की जंग के बारे में आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में राम राज्य बनाम गुंडा राज्य के प्रयोग का सच दिखाएंगे। विदेशी आक्रांताओं के चक्कर में कैसे ओवैसी फंस गए ये भी दिखाएंगे। आपको केंद्र से सीधी टक्कर का ऐलान करने वाली राकेश टिकैत की एक एक बात सुनवाएंगे। इतने बड़े झूठ बोलने वाली सरकार को हटाने के लिए अगर किसी भी छोटे दल का सहयोग लेना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी सहयोग लेगी। क्या उत्तर प्रदेश में योगी बनाम महागठबंधन की अगुवाई करेंगे अखिलेश यादव? सभी दल जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, उन सबको साथ लेगी समाजवादी पार्टी। 2022 में योगी आदित्यनाथ की राह में ओवैसी कैसे रोड़ा डालेंगे? अगर हम बीजेपी को अपोज करेंगे तो योगी को अपोज करना पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री हैं, उनका 5 साल में उन्होंने क्या नहीं किया, क्या क्या गलतियां की, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता आज परेशान है। उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। बंगाल को बांटो बनाम बंगाल को जोड़ो की सियासी जंग क्यों हुई तेज? किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत और केंद्र सरकार में सीधी टक्कर। कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उनको बात करनी है, बात करें, लेकिन कंडीशन लगाकर बात ना करें। जहां जहां बीजेपी की सरकार, वहां वहां केजरीवाल की ललकार। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनावी हिंसा और अराजकता के आरोपों से घिर गए हैं। कहने को लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पंचायत है, लेकिन उसी पंचायत चुनाव में मर्यादाओं को तार तार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री जी के इशारे पर पूरी की पूरी खुली छूट गुंडों को दी गई और उसी का परिणाम यह है कि जगह जगह पर पर्ची छीनी गई, लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया, सड़कों पर संघर्ष हुआ, गोली चली, एक बहन को अपमानित होना पड़ा। 2022 के फाइनल से पहले जिस पंचायत चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, उसी चुनाव के चीरहरण के दृश्यों पर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला। चुनाव जीतने की हड़बड़ी में गड़बड़ी की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि राम राज्य वाले सुशासन के दावों का दम निकल गया। वादा विकास वाले राम राज्य का है, लेकिन तस्वीरें चीरहरण वाले गुंडा राज्य की सामने आई। राम राज्य क्या है? यही राम राज्य है जिसके पास अपना घर हो, जिसके पास अपना रोजगार हो। यही राम राज्य है जहां कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, न चेहरा देख करके, न जाति देख करके, न मत देख करके, न मजहब देख करके। यही राम राज्य है। और वह रावण राज्य था जो भेदभाव करता था जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर। आप चिंता मत करिए, प्रदेश सरकार विकास के माध्यम से राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना चाहती है। आखिरकार उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का किसकी जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदार है तो मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग हैं, और ये जनता देख रही है। अगर बहन के साथ अपमान हुआ है, बहन की साड़ी खींची गई है, उसका सामान छीन लिया गया, उसकी ज्वेलरी छीन ली गई, अगर उसके पर्स में जो पैसे रखे थे वो छीन लिए गए, तो क्या उत्तर प्रदेश की माएं बहनें नहीं देख रही? समय आएगा तो इस भारतीय जनता पार्टी को खाड़ फेंकी हुई उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें। उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच सियासी साख का अखाड़ा बना हुआ है।
जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में बीजेपी ने सपा को चारों खाने चित कर दिया। अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी वही नतीजे दोहराना चाहती है, लेकिन चुनाव में आर पार की सियासी लड़ाई सड़कों पर हिंसा में बदल गई। हिम्मत देखिए, लखीमपुर खीरी में सपा की ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी की प्रस्तावक के साथ बदसलूकी की इंतहा कर दी गई। तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई तो दुशासन को गिरफ्तार किया गया, पूरा थाना सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन अफसोस ये कि डिप्टी सीएम की आंखों पर धृतराष्ट्र की पट्टी बंधी रही। जितना निष्पक्ष और जितना पारदर्शी चुनाव वर्तमान में हुआ है, पहले ऐसा नहीं होता था। और उन्होंने पूरी तरीके से सरकार ने व्यवस्था करी है, किसी प्रकार की हिंसा कोई ना करने पावे। कहाँ हिंसा हुई? अगर कहीं कोई घटना घटी है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अगर एक दो जगह कहीं हिंसा की बात या कहीं विवाद की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है, वो किसी को बख्शने वाली नहीं, चाहे वो किसी भी विचारधारा का, किसी भी पार्टी का सदस्य क्यों ना हो। कई जिलों में हिंसा जमकर हुई। ये सिर्फ नामांकन के दिन हुआ। सोचिए शनिवार को वोटिंग के दिन क्या होगा। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पंचायत को माना जाता है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करने के लिए सब कुछ हो रहा है। आरोप इधर भी है और आरोप उधर भी है। हाल ही के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, मुख्यमंत्री जी के स्तर पर ये रणनीति बनी कि हम सदस्य तो हार सकते हैं, बीडीसी तो हार सकते हैं, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं हारेंगे, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं हारेंगे। ये रणनीति मुख्यमंत्री जी के इशारे पर बनी और मुख्यमंत्री जी ने खुद बनाई। और इसलिए बनाई क्योंकि जनता ने जब चुनाव उन्हें हरा दिया, अपना परसेप्शन कैसे बने देश में और दुनिया में कि ब्लॉक प्रमुख सबसे ज्यादा उनके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष उनके हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री जी के इशारे पर पूरी की पूरी खुली छूट गुंडों को दी गई। और उसी का परिणाम यह है कि जगह जगह पर पर्ची छीने गए, लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया, सड़कों पर संघर्ष हुआ, गोली चली, एक बहन को अपमानित होना पड़ा। उत्तर प्रदेश के जो स्पीकर रहे 2 बार, उनको अपमानित होना पड़ा, विधायक, पूर्व विधायक, उन सबको अपमानित होना पड़ा। ये अगर किसी की जिम्मेदारी है, अगर किसी के इशारे पर हुआ है ये गुंडई, तो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर हो। समाजवादी पार्टी बलिया में कैसे जीत गई, आजमगढ़ में कैसे जीत गई? क्या ये जिले यूपी से बाहर हैं क्या? बलिया में आज, अब इटावा की बात करूं, इटावा में सांसद बीजेपी के, 2 एमएलए बीजेपी के, बलिया में 4 एमपी बीजेपी के हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं, लेकिन जीत सपा की हुई। पंचायत चुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और सपा में। गुरुवार को 825 सीटों पर हुआ नामांकन। 19 से ज्यादा जिलों में हिंसा बवाल की तस्वीरें सामने आई। बीजेपी का दावा है कि 292 सीटों पर बिना विरोध के जीत मिलना तय है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव तक सपा की तरफ से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ही जीती है। याद रखना, पंचायत चुनाव में अगर आप देखेंगे मेजॉरिटी ग्राम प्रधान बीजेपी के कार्यकर्ता जीते हैं, क्षेत्र पंचायत के मेंबर बीजेपी के कार्यकर्ता जीते हैं। जिला पंचायत के 3050 जो सीटें हुई थी, चूंकि सिंबल नहीं था। देखिए, चुनाव, पंचायत चुनाव में पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ा जाता है, और ग्राम प्रधान के चुनाव में न पार्टी का समर्थन होता है, क्षेत्र पंचायत के चुनाव में भी पार्टी का समर्थन नहीं होता है। जिला पंचायत में पार्टी समर्थन करती है, तो बीजेपी के ही कार्यकर्ता जीते थे। अगर मुख्यमंत्री योगी होकर के झूठ बोले तो आप क्या कल्पना करेंगे? आप सदस्य किसी के जीते हों, नहीं जीते हों, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है पूरे देश ने देख लिया। आप झूठ बोल सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सदस्य किस पार्टी के जीते हैं वो सब जानते हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। 2022 की उत्तर प्रदेश की जंग 2 बड़े चेहरों के बीच में होगी, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव। लेकिन एक नए चेहरे की एंट्री हुई है, असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए नए जरूर हैं, लेकिन एक साथ वो योगी और अखिलेश दोनों को हराने का दम भर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी तैयार हैं। वही ओवैसी जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन की गाड़ी पर सवार होकर चुनावी दंगल पर ताल ठोक चुके हैं। दंगल में ओवैसी ने योगी को सीधा चैलेंज दिया, चुनाव में हरा कर दम लेंगे। जैसे ही योगी ने चैलेंज स्वीकार किया, ओवैसी ने नया सियासी दांव चल दिया। देखिए, ओवैसी जी बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है, लेकिन वह यूपी के अंदर बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। बीजेपी अपने मुद्दों पर, अपने मूल्यों और आदर्शों पर, अपने संकल्पों के साथ इस चुनावी मैदान में आएगी और उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे, तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यूपी में बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। ये तो पॉलिटिकल हमको अपोज करना हमारा राइट है डेमोक्रेसी में। अगर हम बीजेपी को अपोज करेंगे तो योगी को अपोज करना पड़ेगा ना, मुख्यमंत्री हैं। उनका 5 साल में उन्होंने क्या नहीं किया, क्या क्या गलतियां की, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता आज परेशान है, तो अपोज करना जरूरी है और अपोज करेंगे। चुनाव में ओवैसी की एंट्री हुई तो मौसम गर्म हो गया। सियासी पिच पर ध्रुवीकरण का खुला खेल शुरू हो गया। हम तो जुगलबंदी वो वाली करते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हम भारत के लिए करने वाले लोग हैं। ये तो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ जाने वाले लोग हैं। इसलिए इनको जो बात मैं कह रहा हूं कि जिस तरह का एक माहौल ये क्रिएट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, इनके प्रवक्ताओं के द्वारा इस तरह का बयान देना कि यहां पर मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो इनको पता होना चाहिए कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार यहां पर अच्छे शासन और प्रशासन के साथ चल रही है और लोग संतुष्ट हैं। यहां पर हम किसी भी अराजकता फैलाने वाले लोगों को अब स्थापित नहीं होने देंगे, क्योंकि चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो और चाहे हैदराबाद से आए हुए असदुद्दीन ओवैसी हो। मोहन भागवत कहते हैं कि डीएनए सबका एक है। यार आप लोग बहुत दिग्विजय कहते हैं कि और डीएनए बोलते हैं। सपा के एक लीडर कहते हैं कि अगर जो मुसलमान वोट नहीं दिया उसका डीएनए नहीं है। तो ये हम कब तक अपने आप को इंडियन दिखाएंगे, मुसलमान दिखाएंगे? ये डीएनए चलेगा क्या भाई? जो इंसान है वो रहेगा। और जहाँ तक वो महाशय का आपने नाम लिया है, वो माशाल्लाह जहाँ कहीं जाते हैं वो कांग्रेस को डुबा देते हैं। ऐसी ऐसी बातें निकलेंगी तो दूर तक जाएंगी और असर भी दूर तक होगा। यानी 2022 के इलेक्शन तक उत्तर प्रदेश की सियासी प्रयोगशाला में कुछ भी संयोग नहीं है, सब प्रयोग है। तभी तो ओवैसी ऐसे हर मुद्दे पर अपने स्टाइल में शॉट जड़ देते हैं। आज हम लोगों ने यहाँ भी एक घोषणा की है कि जो बलिदानी राम भक्त हैं, चाहे वो 30 अक्टूबर 90 हो, चाहे 2 नवंबर 90 हो, जो बलिदानी राम भक्त हैं उनके घर तक की सड़क को भी कारसेवक मार्ग के नाम से हम बनाएंगे और उसमें वह बलिदानी जो राम भक्त हैं उनका नाम भी लिखेंगे, उनका फोटो भी लगाएंगे। हम उनसे कहेंगे कि जो गंगा में लाशें बह रही हैं, जो 1 लाख उत्तर प्रदेश के गाँव में जो लोग कोविड से कम 3 से 4 लाख लोग मरे हैं, उनके बारे में सोचिए ना, उनके नाम से कुछ करिए। अब अगर आज ही अखबारात में आया है कि उत्तर प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर डेल्टा वेरिएंट बढ़ेगा तो 3rd वेव हो जाएगा, इसकी फिक्र करिए। उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान ओवैसी तैयार कर चुके हैं। ओवैसी के टारगेट पर है बीजेपी और एसपी, लेकिन अखिलेश के दिमाग में तो चल रहा है ऑल बनाम बीजेपी का सियासी जंग। 4 लाख से ज्यादा लोग की मौत हुई कोविड से, भूल जाएंगे। अभी तक आप हमको एक वैक्सीन लगाना चाह रही हैं, हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3% लोगों को 2 वैक्सीन लगा है 7 महीने में। इसी प्रदेश में प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन क्या कराया गया कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी गई, रोजगार दे दिया गया। इतने बड़े झूठ बोलने वाली सरकार को हटाने के लिए अगर किसी भी छोटे दल का सहयोग लेना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी सहयोग लेगी। सभी छोटे दलों को लाने को एक साथ समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी। इसमें ये सब दल भी हो सकते हैं, सभी दल जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, उन सबको साथ लेगी समाजवादी पार्टी।
ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपना दम दिखाएंगे। इसका मतलब है अखिलेश के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगेगा। ओवैसी खेल न बिगाड़े, इसलिए अखिलेश सभी छोटी पार्टियों के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। इस लिस्ट में उन्हें ओवैसी की पार्टी से भी ऐतराज नहीं है। शर्त सिर्फ एक है, 2022 में योगी की हार। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। ओवैसी कहीं पर पहुंचे और विवाद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हां, जब वो पहुंचे बहराइच, उसके बाद वहां पर वो पहुंचे विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी के भांजे के मजार पर। अब सियासत में फंस गए हैं। मजार पर सजदे की इन्हीं तस्वीरों पर विवाद खड़ा हो गया। ओवैसी और राजभर निकले तो थे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सियासी तापमान नापने, लेकिन विरोधियों को हमले का हथियार थमा दिया। बीजेपी पूछ रही है कि ओम प्रकाश, राजभर और ओवैसी को विदेशी आक्रांता से इतनी हमदर्दी क्यों है? जिस महमूद गजनवी ने देश को दर्द दिया, उसी गजनवी के भांजे की मजार पर क्यों चादर चढ़ाई? पूरे राजभर समाज का अपमान है, पूरे देश को प्यार करने वालों का अपमान है, देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दिया उनका अपमान है। आप हमसे पूछना चाह रहे हैं सैयद सलार मसूद जो एक आक्रांता था, देश पर आक्रमण करने वाला था, जिसने लाखों हजारों हिंदुओं की गर्दन काटने का जिसके ऊपर आरोप था, देश पर आक्रमण करने का जिसके ऊपर आरोप था, ऐसे लोगों की मजार पर जाकर ये ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? बीजेपी का आरोप है कि ओवैसी और ओपी राजभर ने महाराजा सुहेलदेव का अपमान किया। दरअसल ओवैसी और राजभर गुरुवार को क्रूर शासक महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद गाजी के मजार पर जियारत करने गए थे। मजार पर जाना बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि ये सैयद सालार मसूद गाजी की मजार है। सैयद सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 1034 में महाराजा सुहेलदेव ने मसूद गाजी को युद्ध में मारा था। बीजेपी एक तीर से दो निशाने लगा रही है। इसे आप यूं समझिए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का नाम है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। इस नाम में मौजूद सुहेलदेव की विरासत के इर्द गिर्द राजभर की पूरी सियासत घूमती है। अब बीजेपी मजार के बहाने ओम प्रकाश पर निशाना साध रही है। ये लोग क्या करना चाहते हैं? समाज ऐसे लोगों को कभी माफ करेगा? के बारे में अपने राजनीतिक स्वार्थ में इतना अंधे हो गए हैं लोग। राष्ट्रभक्तों का अपमान कर रहे हैं, देश के गुनाहगारों का सम्मान कर रहे हैं। वो एक अलग समय था जब विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण के उद्देश्य से आए और लड़ाई हुई, मारे गए। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भारत के ओवैसी जी हैं, न कि विदेश के हैं। आज वो देश की सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली में, आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की जो असेंबली है उसमें हम मेंबर हैं। तो हम लोगों ने अपने अधिकार के लिए, हक के लिए एक मोर्चा बनाया है। ये बात कही जा रही है ना, आपने देखा कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और बीजेपी समझौता करके सरकार बनाते हैं। मत चले। ओवैसी और ओम प्रकाश की जोड़ी ने बीजेपी को चुनावी मुद्दा दे दिया है। ऐसा चुनावी मुद्दा जिसे बीजेपी बार बार अपने सियासी मंच से उछालेगी। एक तरफ ओवैसी को घेरेगी तो दूसरी तरफ सुहेलदेव के अपमान का आरोप लगाकर ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोलती रहेगी। बहराइच में अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो महमूद गजनवी के भांजे की मजार के चक्कर में फंस गए ओवैसी और राजभर, और वहां शुभेंदु अधिकारी बंगाल में एक नए मामले में फंस सकते हैं। जी हां, बंगाल में पुलिस ने उनके पूर्व बॉडीगार्ड की हत्या के मामले में केस दर्ज कर लिया है। जांच शुरू हो गई है। ये तस्वीर शुभेंदु अधिकारी के बॉडीगार्ड सुब्रतो चक्रवर्ती की है। साल 2018 में सुब्रतो ने संदिग्ध हालत में आत्महत्या कर ली थी। अब मौत के करीब 3 साल बाद बंगाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस का कहना है कि सुब्रतो की पत्नी ने आत्महत्या का आरोप लगाया है। बड़ी बात यह है कि सुब्रतो के भाई तिलक खुद टीएमसी से विधायक है। टीएमसी विधायक का कहना है कि जांच होनी चाहिए। চাইছি প্রকৃত তথ্যটা কি ঘটনা ঘটেছে, সত্যি সত্যি ভাই সুসাইড করেছে কিনা এটা জানতে চাইছি। কিন্তু 2 বছর পরে কেন এই অভিযোগ? এটা তো বলতে অসুবিধা কিছু নেই যে তিনি মাননীয় মন্ত্রী ছিলেন, তিনি রাজ্য স্তরের নেতৃত্ব ছিলেন,
তাকে এ করে ঠেকিয়ে আমাদের অভিযোগ করা স্ত্রী হয়তো তার স্ত্রী সাহস দেখাতে পারেনি। আজকে তিনি অন্য দলে গেছেন, আজও পর্যন্ত তিনি কোনো সদুত্তর দেননি, তাই তার স্ত্রী জাস্টিস পাওয়ার জন্য করেছেন। ममता बनाम शुभेंदु की लड़ाई में अब सुसाइड केस का अध्याय जुड़ गया है। तो एक तरफ बंगाल की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, यहाँ पर सरकार के खिलाफ किसानों का ऐलान जंग हो गया है। दिखाएंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब तक आपने यूपी और बंगाल में ऐलान जंग देखा, लेकिन अब आपको दिखाते हैं केंद्र सरकार से किसानों का ऐलान जंग। पहले तो हम आपको बता दें कि किसानों और सरकार के बीच जंग बेहद तगड़ी है, क्योंकि किसान आंदोलन को 8 महीने होने जा रहा है और किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। ऐसे में मोदी की नई कैबिनेट के बनते ही किसानों को फिर से बातचीत का न्योता दिया गया, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने इसका जवाब लाठी, डंडों और गोली वाली बोली से दे दिया। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अब किसानों ने मोर्चा संभाल लिया है। देश भर के अलग अलग शहरों में किसानों ने पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आप अलग अलग शहरों की तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसान जैसे आर पार के मूड में आ गए हैं। पिछले 8 महीनों से कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने अब सरकार के खिलाफ महंगाई वाला मोर्चा भी खोल दिया है। जिस वक्त मोदी के नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, मोदी की कैबिनेट में फेरबदल हो रहा था, नए नए मंत्री शपथ ले रहे थे, उसी दिन किसान सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए, महंगाई को लेकर अपना आक्रोश दिखा रहे थे। और अब सरकार और किसानों के बीच सीधा ऐलान जंग हो गया है, सीधी टक्कर हो रही है। किसानों का गुस्सा भड़कता देख मोदी के मंत्रिमंडल में अपने पुराने ओहदे पर कायम कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर फिर से एक्टिव हुए और भड़कते किसानों को शांत करने के लिए पुरानी शर्तों वाला बातचीत का निमंत्रण फिर से भेज दिया। कहा आंदोलन खत्म कीजिए, बात करने आइए। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत भी सरकार से टकराने के पूरे मूड में बैठे हैं। किसान यूनियन के नेताओं को यह अपील करना चाहता हूं कि वो गंभीरता से इन सब चीज़ों पर विचार करें, आंदोलन को समाप्त करें, चर्चा का माध्यम अपनाएं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। हम ये कह रहे हैं कि हम शांति से बैठे, हमें छेड़ो मत। यहाँ पे सरकार ये कह रही है कि यहाँ से चले जाओ, मगर या तो जाएगा बातचीत से, और नहीं तो भाई डंडे हैं, गोली लाठी है तारे पास में, सरकार है तारे पे, सब वो है, तो उससे भगा दो हमको। इस जबान पे भी बंदूक का पहरा है क्या? देश में जबान पे बंदूक का पहरा नहीं चलने का। ये गलत फहमी निकाल दे अपने दिमाग में से सब। हम आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, जो हर दफा बेनतीजा रही। सरकार कह रही है कि किसान जिद पर अड़े हैं, उनके हित में हम एपीएमसी को और मजबूत बनाने को तैयार हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी, लेकिन किसानों की तरफ से इस पर भी करारा जवाब आया है। एपीएमसी समाप्त नहीं होगी, ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। यह भी कहा जाता था कि एमएसपी के लिए समस्या जाएगी, तो आप सब ने देखा जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से लगातार पैदावार भी बढ़ रही है, लगातार खरीद भी बढ़ रही है, और दलहन और तिलहन की भी खरीद बढ़ रही है। और जहां के लोग आंदोलन में अधिक हैं, वहां के किसानों को हजारों करोड़ रुपया उनके अकाउंट में इस बार एमएसपी पर खरीद करके पेमेंट किया गया है। कहाँ मिल रहा है, किसको मिला ना, उसका नाम बताओ ना कि मुझे मिला। अकाउंट में जा रहा है। कहाँ जा रहा, किसके अकाउंट में दे रहे? हम तो भुगत रहे भाई, तब हमें अकाउंट में भेज दो, हमारा खरीद कर लो, उस पर कानून बना दो। इतना वो है, क्या दिक्कत है कानून बनाने में? क्या लूट कम हो गई? अभी भी बड़ी खड़ी, अभी भी जाके चेक कर सकते हो जी। मंडी में खड़ी कर रही, मंडी में थानों में बिकेगा ये गेहूँ, डीएम के ऑफिस में बिकेगा, डीसी के ऑफिस में बिकेगा,
ये मंत्रियों के इनके घरों पे बिकेगा, लोग इनकी तलाश करेंगे, ये घर छोड़ छोड़ कर भागेंगे, घर नहीं पाने के। आ रही नहीं फसल आ जाएगी फिर धान की, इनके घरों पे बिकेगा वो मंत्रियों के। सरकार ने बताया कि वो किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने की योजना लाई है। भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तौर पर 1 लाख करोड़ की राशि जारी की थी। अब एपीएमसी भी इस फंड का इस्तेमाल कर सकेगी, लेकिन किसानों की तरफ से इसका जवाब ये आया कि फंड सिर्फ एक ठग विद्या है। एपीएमसी राज्य के कानून के अंतर्गत बनती है और एपीएमसी और सशक्त हो और किसानों के लिए उपयोगी हो, यह मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में उसको पात्र इकाई माना गया है और इसके बाद निश्चित रूप से एपीएमसी की क्षमता बढ़ेगी। 1 लाख करोड़ रुपए की तो ठग विद्या होगी, उसको कहाँ जाएगा? हम कह रहे हैं हमें भाव दे दो, 1 लाख करोड़ रुपए जहाँ आपको खर्च करना कर लेना, लेकिन हमें भाव तो दे नहीं रहे। 1 लाख करोड़ रुपया दे रहे भाई, कहाँ से दे रहे? भाव हम मांग रहे वो दे नहीं रहे, 1 लाख करोड़ रुपया देंगे। ये जो गुणा भाग है ना, इसमें इनके झांसे में जनता आएगी नहीं, जनता ये आंदोलन करेगी। हम शांति से बैठे, हमें छेड़खानी ना करो हमारे साथ में। हमारा टेम्परेचर 200 से ऊपर है, छेड़ो ना हमको। मोदी सरकार में नई कृषि राज्य मंत्री बनी शोभा करंदलाजे ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को सिर्फ एक राजनीति बताया और किसानों से बातचीत का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन किसान अब आर पार के मूड में हैं। किसान को हम मना सकते हैं, किसान को हम समझा सकते हैं, पॉलिटिकल वो तो प्रोटेस्ट का हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या 7 महीने से चल रहे हैं, वो पॉलिटिकली प्रोटेस्ट चल रहे हैं। किसान को अच्छा करने के लिए हमारा सरकार पूरा का पूरा तैयार है, किसान से बात करने के लिए तैयार है। ये पॉलिटिकली क्या प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो उसके हल वो ही निकालना। सरकार को कंपनियां चला रही, बड़े घराने चला रहे, देश को लूटने का प्रोग्राम बना रहे। ये हैं देश की हालात। देश की जनता को सड़कों पे निकलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल निकलना पड़ेगा। ये लुटेरे आगे देश में, इनको भगाना पड़ेगा। ये आखिरी बादशाह साबित होगा, लुटेरों का आखिरी बादशाह साबित होगा, इसको जाना पड़ेगा। कृषि मंत्री के सामने पुरानी चुनौती फिर से मुंह बाएं खड़ी हो गई है। 11 दौर की बातचीत बेनतीजा होने के बाद गाड़ी वहीं अटकी हुई है। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली बुलाई थी, जिसमें काफी हिंसा हुई थी, और अब 15 अगस्त आ रहा है, लेकिन किसान और सरकार के बीच की तकरार वैसी की वैसी है। गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। राकेश टिकैत जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, उससे ये साबित हो जाता है कि किसान कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा कुछ नहीं चाहते। हम आपको बता दें कि सरकार ने 10वें दौर की बातचीत में कहा था कि कृषि सुधार कानूनों को 1.5 सालों के लिए होल्ड पर रखा जा सकता है, लेकिन इससे भी किसान नहीं माने। पिछली बातचीत जनवरी में हुई थी, लेकिन अब आंदोलन के लिए किसान नया प्लान बना रहे हैं। 11 जुलाई को भारतीय किसान यूनियन की 18 मंडलों के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। इस मीटिंग में बकाया गन्ना मूल्य, बिजली दर, शिक्षा, स्वास्थ्य मुद्दे होंगे और 1 अगस्त से किसानों ने दूसरे आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके जरिए गांव-गांव जाने और सरकार की किसान विरोधी नीतियों के बारे में चौपाल करने की योजना बनाई गई है। जी हां, कुल मिलाकर किसान अड़े हुए हैं। सरकार ने किसानों का ऐलाने जंग आपने देख लिया। अब वैक्सीन पर कैसे केंद्र सरकार और राज्य टकरा रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। देश के कई राज्यों में वैक्सीन का टोटा हो रहा है। काफी जगह वैक्सीनेशन केंद्र भी बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार में तो अब वैक्सीन को लेकर सीधी टक्कर हो गई है। आइए देखते हैं वैक्सीन पर सेंटर और राज्य सरकारों का ये ऐलाने जंग। डॉक्टर हर्षवर्धन गए, मनसुख मांडविया आए। स्वास्थ्य मंत्रालय में चेहरे बदल गए। पुराने मंत्री हर्षवर्धन गए और नए मंत्री बनकर मनसुख मांडविया आए हैं। लेकिन कोरोना महामारी के इस साल में चुनौतियां बेहद बड़ी हैं। शायद जो गलती हर्षवर्धन कर गए, मनसुख मांडविया भूल सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मनसुख मांडविया के आते ही वैक्सीन का चैलेंज सामने खड़ा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सीधी टक्कर भी दिखाई दे रही है। कैसे, इसका पूरा विवरण आपको दें, पहले नए स्वास्थ्य मंत्री के जरिए जारी किया गया हेल्थ पैकेज आपको दिखाते हैं।
कैबिनेट में फेरबदल के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनसुख मांडविया ने 23,123 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। बता दें कि कुल राशि में से लगभग 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 8,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा केंद्र और राज्यों द्वारा लिए गए फैसलों के आधार पर स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए दिए जाएंगे। पैकेज 2 में कुल मिला के 23,123 करोड़ रुपीस 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीस निकालेगी। लेकिन इस हेल्थ पैकेज से पहले केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वैक्सीन की लड़ाई छिड़ गई है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के ठाणे से आई हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में टकरा रहे हैं। पहले वैक्सीन कौन लगवाएगा, भिड़ंत इस बात को लेकर हुई और सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो गया। आज पूरे मुंबई में कहीं भी टीका नहीं लगाया जा रहा है। यहाँ टीकाकरण अभियान को बंद करना पड़ा है। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत लगातार देखी जा रही है। आज एक बार फिर से पूरे मुंबई में कोई भी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इस वक्त हम मुंबई के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद है और यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़ा हुआ है। काफी सारे लोग हैं, लगातार आते जा रहे हैं वैक्सीन के लिए। उनका सेकेंड डोज है, किसी को फर्स्ट डोज लेना है, लेकिन यहाँ पर इनको कहा जा रहा है कि आज वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। काफी दूर दूर से हम देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उनको बिना वैक्सीन के ही जाना पड़ा है। मुंबई में रोजाना 1 लाख टीके का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर ही बंद हो रहे हैं। वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार का दावा है कि उसने राज्यों को 38 करोड़ 18 लाख डोज वैक्सीन दे रखी है। आज भी उनके पास और निजी अस्पतालों के पास 1 करोड़ 70 लाख डोज मौजूद हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान लगातार कम वैक्सीन की शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वैक्सीन को लेकर ऐलान जंग हो गया है। कंप्लीटली फेलियर है और एक तरफ जो है प्रधानमंत्री जी और एक तरफ केंद्र सरकार के सारे मिनिस्टर जो है उत्साह मनाते हैं कि हमने एक दिन में इतने सारे वैक्सीन जो है इस देश में देने का काम किया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसी देश में जो हमारे कितने सेंटर्स हैं, चाहे मुंबई में, पूना में, कोल्हापुर में, नासिक में, ये कितनी बार बंद रहेंगे। कितनी बार लोग वहां पे आके अपना लाइन लगाएंगे कि भाई उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है प्री कि आपको ये दिन दिया जाएगा, और कितनी बार इस तरीके से लोगों को परेशान किया जाएगा। वैक्सीनेशन के बारे में तो कुछ राज्य हमेशा आलोचना में ही रहे हैं शुरू से। वैक्सीन आने के बाद भी वो आलोचना रही कि नहीं अभी तो हम नहीं लेने वाले, अभी तो ट्रायल ही चल रहा है, और वही राज्यों ने फिर बाद में बोलना शुरू कर दिया कि देखो अभी तो मिल ही नहीं रहा है। तो ये राजनीति का विषय नहीं है, ये महामारी में हमें सबको एक दूसरे को मदद करनी है। अगर महाराष्ट्र में वैक्सीन पर राजनीति हो रही है तो गुजरात में भी वैक्सीन की किल्लत हो रही है। ये अहमदाबाद का टैगोर हॉल वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ भी वैक्सीनेशन बंद का बोर्ड चस्पा है। ये मेरा सेकंड डोज है एक्चुअली, और मैं 2 जगह जाके आई और मुझे ऐसा बताया कि टैगोर हॉल में वैक्सीन मिलेगा, बट यहाँ के अफसोस हुआ कि यहाँ भी वैक्सीन आज नहीं है। और मैं एक्चुअली काम करती हूँ और टाइम निकाल के आई हूँ यहाँ वैक्सीन लेने, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। देश की राजधानी दिल्ली में अभी 10% आबादी का भी पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ है। हम आपको बता दें कि देश में अब तक 37 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। शुक्रवार को करीब 36 लाख लोगों को ही टीका लगाया गया। मुंबई से सौरभ बख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र वर्सेस सेंटर आपने देख लिया, लेकिन केजरीवाल का गुजरात में ऐलान जंग। ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। देश भर के इस ऐलान जंग में अब आपको लिए चलते हैं जहां गुजरात में केजरीवाल अपनी तरह से 2022 के चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। अखबारों में विज्ञापन दिया है कि कोविड के खिलाफ दिल्ली में उनकी सरकार क्या काम कर रही है। बीजेपी टूट पड़ी है।
गुजरात में घुसकर केजरीवाल पहले ही बीजेपी को ललकार चुके हैं। पिछले 27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन पिछले 27 साल इन दोनों पार्टियों के गठजोड़ की कहानी है, दोनों पार्टियों की दोस्ती की कहानी है। कहते हैं, मुझे नहीं पता, आपको तो ज्यादा पता होगा, कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। और अब केजरीवाल ने अपने नए विज्ञापन से ऐलान जंग कर दिया है। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात की जनता को लुभाने के लिए केजरीवाल ने ये विज्ञापन दिया है। इस विज्ञापन में आम आदमी पार्टी की तगड़ी मार्केटिंग की गई है। गुजरात के एक अखबार में छपे इस विज्ञापन में लिखा है कि कोविड से जो दुनिया छोड़ गए उनके परिवार के साथ है दिल्ली सरकार। इस विज्ञापन में मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक योजना का उल्लेख किया गया है। सरकार उन लोगों को 2,500 रुपये महीना दे रही है जिसके परिवार के कमाने वाले सदस्य की मौत कोविड से हुई है। साथ ही एक मुश्त 50,000 रुपए भी कोविड से मरने वालों को दिए जा रहे हैं। गुजरात में सूरत से बीजेपी विधायक हर्ष संघवी ने केजरीवाल के इस विज्ञापन पर वार किया है। केजरीवाल सरकार ने गुजरात में विज्ञापनों पर 75 लाख रुपए से अधिक खर्च किए, जिसकी गुजरात में कोई प्रासंगिकता नहीं है, और केवल 2,500 रुपए उन बच्चों को दे रहे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। जरा सोचिए, अगर यही पैसा कोरोना से पीड़ित बच्चों को दिया जाता तो उनका भविष्य उज्जवल होता। गुजरात में केजरीवाल के इस विज्ञापन ने आग तो लगा दी है और ये भी बता दिया है कि वो विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतर रहे हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।